हेलो बच्चों। परसों 25 फरवरी को आपका एसएस का पेपर है और उस एसएस के पेपर में हिस्ट्री का एक ये सेकंड लेसन है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको हम बिल्कुल 20 मिनट में ही पूरा पढ़ेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो परसों वाले एग्जाम में आपके एक काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, नेशनलिज्म इंडिया का मतलब है कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में नेशनलिस्ट फीलिंग कब आई, भारत में देशभक्ति की भावना कब शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होती है। हमारे लेसन में स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिक्र है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई और 1918 में खत्म हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस वर्ल्ड वॉर का हमारे इंडिया के ऊपर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज कर दी। इसने, इस वर्ल्ड वॉर ने न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन क्रिएट कर दी इंडिया में। राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति थी भारत की चेंज हो गई, क्योंकि इससे फिर कस्टम ड्यूटीज लगा दी फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर। सारी जो रिकवरी करने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिए, इनकम टैक्स बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ गए। जनरल जो कमोडिटीज थी, जो चीजें थी, उनके प्राइस बढ़ गए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, एक बीमारी भी फैल गई थी, इन्फ्लुएंजा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत असर पड़ा। उसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी भारत में साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं। गांधी जी अफ्रीका में रहते थे, 1915 में 1915 में इंडिया आए। और इंडिया आने के बाद असली हमारा नेशनलिज्म है वो शुरू होता है गांधी की एंट्री के साथ ही। गांधी ने आते ही अपना एक आइडिया दिया, आइडिया ऑफ सत्याग्रह है। सत्याग्रह के बारे में भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यू तो आ ही सकता है। सत्याग्रह का आइडिया क्या था गांधी जी का? ये एक नया मेथड था, न्यू मेथड। ये एक मोरल फोर्स थी। गांधी जी का कहना था कि हम नॉन वायलेंट तरीके से भी, बिना लड़ाई झगड़ा किए भी हम जीत सकते हैं। मोरल फोर्स थी, नैतिक ताकत थी, एक नया मेथड था गांधी का। और इसके अकॉर्डिंग गांधी ने ये कहा कि हमें अपील करनी है, जो हमारा शोषण करता है, ओप्रेसर है, एक्सप्लॉइटेशन करने वाले को हमें अपील करना है, लेकिन हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। ट्रुथ, मोरल फोर्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की ताकत है। सत्य आग्रह, इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, सत्य के लिए आग्रह करना, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। तो गांधी ने यह सत्याग्रह को यूज किया, इस आइडिया को भारत में एंट्री करते ही 1915 में। कहां कहां यूज किया, ये 3 आपको याद रखने हैं। चंपारण, गांधी की पॉलिटिकल लाइफ का पहला एपिसोड था चंपारण। 1917 में वो चंपारण गए, वहां जो फार्मर थे उनको जस्टिस दिलाया। इंडिगो के फार्मर थे, इंडिगो क्रॉपिंग करने वाले। फिर खेड़ा में वहां पर रेंट, क्योंकि वहां जो रेवेन्यू वगैरह था वो हाई कर दिया गया था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी ने यहां सत्याग्रह यूज किया 1917 में। फिर अहमदाबाद की मिल थी, वो जो कॉटन मिल थी ना अहमदाबाद में, वहां भी वर्कर्स की हेल्प के लिए, उनके इंक्रीमेंट के लिए, 8 आवर्स वर्किंग, 8 घंटे का काम हो, इंक्रीमेंट मिले, संडे मिले, उसके लिए भूख हड़ताल की गांधी ने 1918 में। तो ये 3 जगह गांधी ने सत्याग्रह को यूज किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रोलेट एक्ट पास कर देते हैं ब्रिटिश लोग। ब्रिटिश जो लोग हैं वो मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास कर देते हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दिल्ली में पहले, ब्रिटिशर्स की बनाई हुई। उसने 1919 में मार्च में रोलेट एक्ट पास कर दिया। और रोलेट एक्ट का नाम रोलेट एक्ट इसलिए है क्योंकि इसको पास करने वाले का नाम ही रोलेट था, सर सिडनी रोलेट, उन्होंने पास किया था ये। ठीक है, इसके अंडर क्या था, ये था भी किसी भी आदमी को भारत में बिना ट्रायल के वो गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना कारण बताए ही अरेस्ट किया जा सकता है, और उसको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। 2 साल तक जेल में रखेंगे, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई ट्रायल नहीं। ये काला कानून था। गांधी जी ने कहा कि ये काला कानून है, ये ब्लैक एक्ट है, हम इसको नहीं मानते और पूरे देश में इसका अपोज करेंगे। और गांधी जी ने कहा कि 6 अप्रैल से हम हड़ताल करेंगे। ये मार्च में पास हुआ था, और गांधी ने कहा 6 अप्रैल से पूरे देश में हड़ताल होगी, स्ट्राइक होगी, और खासतौर पर पंजाब से। तो वहां पर सब जगह हड़ताल होने लगी गांधी जी के इनवाइट करने पर। 10 अप्रैल को अमृतसर में फायरिंग भी हो गई। एक पीसफुल प्रोसेशन था, जुलूस निकाल रहे थे लोग शांति से, उस पर गोलियां चला दी 10 अप्रैल को 1919 में ही। वहां फायरिंग हो गई तो और ज्यादा सीरियस हो गया मैटर। फिर जनरल डायर को कमांडिंग ऑफिसर बना दिया।
वहां का, अमृतसर का। तो वहां पर 13 अप्रैल को जब बैसाखी का मेला था, लोगों की भीड़ थी, जनरल डायर ने वहां उस चार दीवारी के गेट बंद करके गोलियां चला दी और लाखों हजारों लोगों को मार डाला। वो कहते तो हमारी बुक में तो है नहीं, लेकिन कहते हैं 1300 लोग मारे गए थे, और ऑफिशियल डेटा में 300 कहते हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन हमारी बुक में नहीं है वो, हमारी बुक में लिख रखा है हंड्रेड्स लोग मार दिए। जनरल डायर था ये। उसने जनरल डायर से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने तो मोरल इफेक्ट डालने के लिए किया था, एक टेरर क्रिएट करने के लिए भारतीयों के मन में, इंडियंस के मन में, ताकि वो शांत रहें। बैसाखी का मेला था और एक रोलट एक्ट की ओपोज करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे कुछ, और बाकी सेलिब्रेशन के लिए आए थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी, बहुत सारे लोगों को मार डाला। ये जलियांवाला बाग मैसाकर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बच्चों गांधी जी ने ये खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। देखो खिलाफत मूवमेंट तो था भाई मुस्लिम लोगों का। ये शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे, मोहम्मद अली शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने ही ये खिलाफत कमेटी बनाई थी बॉम्बे में। पिछले साल आया था पेपर में, ये सीक्वेंस आया था कि कौन सी घटना पहले हुई, रोलट एक्ट, ये खिलाफत कमेटी, चोरी चोरा घटना, ये सारी कब कब हुई। खिलाफत कमेटी बनी थी मार्च 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब ओटोमन एम्पायर हार गया था तो वहां के खलीफा की इंसल्ट हुई, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ हो गए भारत के मुसलमान। और भारत के जो सारे लोग थे वो तो थे ही पहले से ही, तो मुस्लिम भी अंग्रेजों के दुश्मन और इंडिया वाले भी दुश्मन अंग्रेजों के। तो गांधी जी ने मौके का फायदा उठाया, मुसलमानों को अपने साथ कर लिया। गांधी जी ने कहा ये अंग्रेज हमारे भी दुश्मन है और तुम्हारे भी हैं, हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ। तो दोनों ने मिलके खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। दिसंबर 1920 से शुरू हुआ ये। तो शौकत अली मोहम्मद अली दो भाई थे, इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई मार्च 1919 में बॉम्बे में, और गांधी जी ने इनको साथ ले लिया। और फिर गांधी जी ने नागपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर में। दो सेशन हुए थे 1920 में, एक सितंबर में था और एक दिसंबर में। सितंबर में कलकत्ता में हुआ था, दिसंबर में जो हुआ था नागपुर सेशन, उसमें गांधी जी ने ये लॉन्च कर दिया था। सब ने हाँ भर थी कि ठीक है नॉन कोऑपरेशन करेंगे, अंग्रेजों का हम साथ नहीं देंगे। गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी ने लिखा था कि यदि हम इन ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे तो वो 1 साल के अंदर ही छोड़ के चले जाएंगे। हिंद स्वराज गांधी की बुक थी। तो गांधी ने लॉन्च कर दिया दिसंबर में 1920 में। तो फिर पूरे देश में चला आंदोलन, सब लोगों ने बायकॉट कर दिया, सरकारी नौकरियां छोड़ दी, सरकारी जो कपड़े थे, फॉरेन क्लॉथ्स थे, उनको बॉयकॉट कर दिया, थिंग्स जो भी चीजें थी सारी जला दी, बॉन्ड फायर करके सारी विदेशी चीजें अंग्रेजों की बनी हुई फैक्ट्रियों की वो सारी जला दी। वो वुमेन भी काफी पार्टिसिपेट किया, जैसे ये जो होते हैं ना लिकर शॉप्स, शराब खाने क्या बोलते हैं, ठेका वगैरह, ये सारे बंद करवा दिए लेडीज ने, ठीक है। तो काफी मूवमेंट चल, लेकिन ये थोड़ा डाउन पड़ गया बाद में। डाउन इसलिए पड़ गया क्योंकि ये महंगा था, खादी वाला कपड़ा था ना, महंगा था, और ये फैक्ट्री में जो कपड़े बनते थे अंग्रेजों के ये सस्ते पड़ते थे, तो महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो देशभक्ति में कब तक महंगा खरीदेंगे लोग, तो धीरे धीरे खरीदने लगे। जॉब का अल्टरनेट नहीं था, सरकारी नौकरी छोड़ तो दी लेकिन ऑप्शन नहीं था ना, कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ पढ़ेंगे, तो फिर से सरकारी स्कूलों में जाने लगे। तो थोड़ा डाउन पड़ गया। फिर बाद में चोरी चोरा, एक जगह है चोरी चोरा, गोरखपुर में है चोरी चोरा, वहां पर क्या हुआ, वहां पर वायलेंस हो गई, 20-22 सिपाहियों को मार डाला। वहां एक पुलिस चौकी थी, पुलिस स्टेशन था, उसको जला दिया ये प्रोसेसन करने वाले लोगों ने। तो गांधी जी को जब पता चला तो गांधी ने इसको बंद कर दिया 1920 में। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बिकॉज इट बिकेम वायलेंट मूवमेंट, हिंसक आंदोलन बन गया, ये मारकाट हो गई ना इसलिए, और गांधी जी को पसंद नहीं था, ठीक है। उसके बाद इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कई और आंदोलन साथ साथ चलते हैं इसके दौरान 1920 में, 21, 22 तक। कौन कौन से, एक तो अवध में औध किसान सभा बनती है, औध अवध को ही बोलते हैं। अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलके ये औध किसान सभा बनाई अक्टूबर 1920 में अवध में, ठीक है। इनकी क्या मांग थी, इनकी मांग थी कि रेंट हाई है ब्रिटिशर्स का और बेगार सिस्टम को बंद करना चाहते थे। बेगार सिस्टम है बिना सैलरी के नौकरी करना, बिना सैलरी के काम करवाना, सड़कें बनवाते थे लोगों से, गड्ढे खुदवाते थे, प्लांटेशन करवाते थे, सारे काम, और सैलरी मिलती नहीं थी, इसको बेगार बोलते हैं। बेगार मीन्स वर्क विदाउट सैलरी, वेजिज, बिना वेजिज के।
तो उसके खिलाफ यह आंदोलन चला, लोग साथ आ गए नेहरू के, बाबा रामचंद्र के। बाबा रामचंद्र फिजी में रहते थे पहले, सन्यासी आदमी था एक अवध का। फिर गुडैम हिल्स एरिया है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट के लॉ बन गए ना, तो यहाँ के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, आदिवासी लोग थे, वो भी खिलाफ आ गए अंग्रेजों के, गांधी जी के साथ हो लिए। गुडैम हिल्स मूवमेंट बोलते हैं उसको, गुरिल्ला, छुप के वार करते थे अंग्रेजों पे। इनका मांग क्या थी? फॉरेस्ट रूल खत्म किए जाएं, हमारी एंट्री आसान हो। फॉरेस्ट में रहने से मना कर दिया, वहां के वगैरह ये फ्रूट्स वगैरह तोड़ने से मना कर दिया, लकड़ियां तोड़ने से, फ्यूल वगैरह लेने से मना कर दिया, बेगारी सिस्टम कर दी वहां भी, तो उन्होंने भी अपोज कर दिया। और यहाँ लीडर का नाम था अल्लरी सीताराम राजू, ये बड़ा फेमस नाम है अल्लरी सीताराम राजू। 1924 में उसकी डेथ हो गई थी, इसको अरेस्ट कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया था अंग्रेजों ने, और फिर इसको फांसी दे दी थी अल्लरी सीताराम राजू को। बड़ा कहते हैं बड़ा पावरफुल था ये कहता था कि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, सन्यासी था एक टाइप का ये भी। आसाम के लोग भी साथ आ गए। आसाम में जो प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर थे, उनके लिए स्वराज क्या था? अगर उनको घर जाने की परमिशन मिल जाए ना, तो स्वराज था उनके लिए। स्वराज का मतलब अंग्रेज चले जाए भारत छोड़ के, ये नहीं था उनके लिए परमिशन घर जाने, क्योंकि 1859 में एक एक्ट पास कर रखा था 1859 में, उसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, कि भी आसाम में जो प्लांटेशन में काम करने वाले लोग हैं वो घर नहीं जा सकते बिना परमिशन के, उनको परमिशन नहीं मिलेगी घर जाने की। बहुत ही डिफिकल्टी से इनको परमिशन मिलती थी। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत ये घर नहीं जा पाते थे। तो आसाम के वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दी, वो भी वहां गांधी जी के साथ, गांधी जी की जय ऐसे बोलने लगे। ठीक है, तो सब लोगों को अलग था। अब हम पढ़ते हैं इससे अगले वाला पार्ट। उसके बाद जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया ना, तो फिर ये कांग्रेस के और लीडर थे नाराज हो गए कि गांधी ने क्यों बंद कर दिया, इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था। तो बहुत सारी पार्टी बनने लगी कांग्रेस से अलग होके। एक स्वराज पार्टी बनी 1923 में, CR दास, चितरंजन दास ने बनाई, और मोतीलाल नेहरू, ये दो इसके लीडर थे। स्वराज पार्टी 1923 में बनी। और भी बहुत सी पार्टी बनी। हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी आर्मी थी ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो भी बनी। वो लोग भी अलग हो गए, वो थोड़े से गर्म दल के थे, अलग थे। बाद में फिर क्या होता है, इंग्लैंड से एक साइमन कमीशन आता है 1928 में। साइमन कमीशन में 7 लोग थे, ये मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, इनको भेजा। भारत में जो 1919 में एक एक्ट पास हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसका रिव्यू करने के लिए भेजा था इन 7 लोगों को कि जाके रिपोर्ट लो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो रिपोर्ट लेने वाले ये 7 के 7 लोग अंग्रेज थे, इंडियन को इसमें था नहीं। तो जब ये भारत में आया तो भारत के लोगों ने इसका अपोज किया कि भी एक इंडियन को भी शामिल करो ताकि रिपोर्ट है वो फेयर बने, सही रिपोर्ट बने, क्योंकि सारे अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं ये। तो अपोज हुआ पूरे इंडिया में, साइमन गो बैक के नारे लगे, बहुत फेमस है। तो सर साइमन, जॉन साइमन इसका हेड था, सबसे सीनियर मिनिस्टर ये था, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोल देते हैं। तो साइमन कमीशन 1928 में आया, 7 मेंबर थे ये, पूरे इंडिया में इसने विजिट किया। और इसका आगे भी स्टोरी है बाद में अलग है। जब वो लाहौर में गए तो लाला लाजपत राय के सिर में लाठियां लगी, उनकी डेथ हो गई। फिर भगत सिंह और इन्होंने बदला लिया, सान्ड्रस को मारा। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन वाला है, क्योंकि इंडियन नहीं था उस कमीशन में, इसलिए उसका अपोज हुआ पूरे देश में, वापस चला गया फिर वो। फिर अक्टूबर 1929 में जो लॉर्ड इरविन था, वॉयसराय इंडिया का गवर्नर जनरल बोलते थे वो, वॉयसराय, अक्टूबर 1929 में उसने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब आधा राज, पूर्ण स्वराज नहीं, आधा हमारा कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट इंडिया की रहेगी। और हमारे 47 में भी हमें डोमिनियन स्टेटस ही मिला था, 1950 में हम फुल इंडिपेंडेंस मिली थी हमें। तो भी ये रिजेक्ट कर दिया, माना नहीं। डोमिनियन स्टेटस के लिए कहा इरविन ने, और ये कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलेंगी लंदन में, इंग्लैंड में, वहां पार्टिसिपेट करो, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सारे, और वहां पर हम देखेंगे कैसे क्या भारत को आजाद करना है, कि नई सरकार बनानी है, क्या करना है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफर दिया, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लाहौर सेशन हुआ। फिर लाहौर सेशन इंडिया की जो जीके है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन, और हमारे भी है 10th में भी। दिसंबर 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पास किया, ऑफर रखा कि हमें पूरा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूरी आजादी।
और फिर इस सेशन में ही डिक्लेरेशन हुआ कि अगले महीने 26 तारीख को, यानी 26 जनवरी 30 हो जाएगा ना, फिर ये 29 में था, इससे अगले महीने 26 जनवरी को हम सेलिब्रेशन करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, पूरे देश में आजादी मनाई गई थी 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसकी स्टोरी पीछे ये थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई लाहौर सेशन में 1929 में, और ये रिजेक्ट कर दी। फिर भाई गांधी ने क्या हुआ, गांधी ने लेटर लिखा इरविन को, और गांधी जी ने लेटर लिखा 31 जनवरी 1930 को, और उसमें 11 डिमांड रखी अलग अलग टैक्स कम करने की। और एक डिमांड थी अबोलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स, नमक के ऊपर टैक्स लगा रखा था। नमक तो भी अमीर आदमी हो गरीब हो सभी खाते हैं ना, तो नमक के ऊपर टैक्स लगा रखा था, सोल्ट के ऊपर, उसको हटाओ। एक डिमांड ये थी, बाकी और डिमांड थी। 11 डिमांड लिख के भेजी गांधी ने 1930 में इरविन के पास, वॉयसराय के पास, और 11 मार्च का अल्टीमेटम दिया कि 11 मार्च तक यदि ये मांग नहीं मानी हमारी तो मैं फिर कानून तोड़ूंगा, मैं नमक मैं खुद बनाऊंगा। नमक बनाने का अधिकार केवल ब्रिटिशर्स को था, मोनोपोली थी उनकी सॉल्ट मेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो गांधी ने कहा 11 मार्च तक ये मांग पूरी करो, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा और मैं खुद नमक बनाऊंगा। तो फिर ये नहीं मानी मांगे इरविन ने, तो गांधी ने फिर दांडी मार्च किया, समुद्र किनारे दांडी गांव में जाके नमक बनाया 12 मार्च को, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 में 12 मार्च से शुरू हुआ था ये आंदोलन। और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक गांधी पैदल गए थे, 78 लोग थे इनके साथ। गांधी दांडी यात्रा नाम से फेमस है ये, दांडी मार्च बोलते हैं इसको। 240 मील है, 240 माइल्स दूर था ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेके, और नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दांडी, बिल्कुल उधर बॉम्बे की तरफ। 24 दिन लगातार चले और 10 मील रोज चलते थे, 10 माइल्स डेली चलते थे ये लोग, और 24 दिन चले और 6 अप्रैल को ये पहुंच गए वहां, रीच्ड 6 अप्रैल 1930, और वहां उन्होंने कानून तोड़ा। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी का एक जबरदस्त फॉलोवर था, खास चेला था गांधी जी का, मित्र भी लगा लो और फॉलोवर भी लगा लो, अब्दुल गफ्फार खान। पेशावर में इन्होंने आंदोलन किया, वहां पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है ना, तो वहां उनको अरेस्ट कर लिया अप्रैल 1930 में। अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया 1 महीने बाद, गांधी भी जेल में। फिर बाद में इरविन और गांधी का समझौता होता है। इरविन एक प्रस्ताव रखता है, भाई गांधी जी आप लंदन चले जाओ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लो, तो फिर मैं सब लीडर्स को आजाद कर दूंगा और सॉल्ट टैक्स है वो भी हटा देंगे। तो गांधी की मांग थी और कुछ इरविन की मांग थी। गांधी की मांग थी कि हमारे सारे नेताओं को छोड़ दो और ये सॉल्ट टैक्स है ये हटा दो। इरविन की डिमांड ये थी कि तुम भाई वहां लंदन में जाओ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये बंद कर दो। दोनों की समझौता होगा, ठीक है बंद कर देता हूं, मैं वहां चला जाता हूं। और इरविन ने ये सॉल्ट टैक्स खत्म कर दिया। तो ये गांधी इरविन पैक्ट होता है, समझौता होता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को। तो गांधी फिर चला जाता है वहां। गांधी ने पार्टिसिपेट किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, ये डेट याद रखना 1931। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं 1930, 31, 32, ये 3 होते हैं। इसमें केवल गांधी इसी में जाता है, बाकी इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती। दोनों में केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। गांधी वापस आ गए क्योंकि वहां सक्सेसफुल नहीं हुई वो मीटिंग, वापस आ गए। गांधी ने वापस आके वो आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन दोबारा शुरू किया तो उतना मोमेंटम पकड़ा नहीं, लोगों ने फिर उतना पार्टिसिपेशन नहीं किया और वो धीरे धीरे 1934 1935 तक आते आते तो बंद हो गया आंदोलन। ठीक है, किस किसने पार्टिसिपेट किया मैंने यहां लिख रखा है, पेपर में आता है भी पार्टिसिपेशन किस किस का था, कैसे कैसे था। सेकंड इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो सबसे पहले भी रिच फार्मर्स हैं गुजरात और यूपी के, गुजरात और यूपी में जाट्स हैं यूपी में और पाटीदार थे गुजरात में, इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन गांधी ने आंदोलन बंद कर दिया और इंग्लैंड चला गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। वापस आया तो ये उतने जोश के साथ शामिल नहीं हुए। फिर जो पुअर पीजेंट्री थी, पुअर जो किसान थे वो चाहते थे कि हमारा रेंट माफ कर दिया जाए खेतों का, इसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, इसको सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस ने, तो ये कांग्रेस के साथ नहीं आए पुअर पीजेंट्री।
वर्किंग क्लास थी वो भी उसने पार्टिसिपेट कम किया, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इनके जो मालिक थे, इंडस्ट्रीज के मालिक है, वो कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस इनकी मांग मान नहीं रही थी किसी प्रकार से, न तो किसानों की और न वर्कर्स की। और ये बिजनेसमैन तो इनका शोषण करते ही थे वर्कर्स का, इसलिए वर्किंग क्लास के लोग भी साथ नहीं आए। बिजनेसमैन साथ थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, साथ थे। इनकी डिमांड थी कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना, जो ट्रेडर्स हैं दूसरे देशों के, वो यहां न आए, फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए, फॉरेन से जो ट्रेड होता है उस पर बैन लगाया जाए ताकि हमारा मार्केट चले, ये चाहते थे ये। बाद में फिर वो वहां पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इनका भी हौसला डाउन हो गया। वोमेन ने भी नाम नाम का ही पार्टिसिपेशन किया। गांधी का खुद कहना था कि घर का ही काम करना चाहिए, लेडीज को घर में ठीक रहते हैं, तो इनका पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं था। डिप्रेस्ड क्लासेस थी, वो तो उनका शोषण होता था, तो अंबेडकर की पार्टी थी डिप्रेस्ड क्लासेस। इन्होंने भी ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया क्योंकि इनके लिए तो फ्रीडम क्या था, ये अनटचेबिलिटी से फ्रीडम ही असली फ्रीडम थी इनके लिए तो। इसलिए कहां से देश आजाद हो चाहे मत हो, इनका तो शोषण होता रहता है, इसलिए बेचारे ये नहीं आए साथ। मुस्लिम थे, मुस्लिम भी ये सोचते थे कि कांग्रेस है वो हमारा साथ नहीं देगी, कांग्रेस है ये यहाँ पे मुसलमानों को रिजेक्ट कर देगी और हमें कभी भी कोई डोमिनेंस नहीं मिलेगा इंडिया में। इसलिए इन्होंने अपना अलग ही राग शुरू कर दिया, मुस्लिम्स ने अपना अलग से पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। बाद में धीरे धीरे 1935 के बाद फिर बीच में क्या होता है, 1932 में एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट भी बड़ा फेमस है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है सितंबर 1932 में। गांधी जी ये चाहते थे कि भी एससी का रिजर्वेशन न हो और अंबेडकर चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हो, एससी एसटी का। इसके पीछे क्या था, अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था मैकडोनाल्ड, उसने रूल बनाया कि हिंदू रिजर्वेशन कर देंगे, इंडिया में इलेक्शन होंगे, रिजर्वेशन होगा, हिंदुओं की सीट, मुस्लिम की सीट, क्रिश्चियन की सीट, सिखों की सीट और भाई एससी की सीट। तो गांधी ने कहा एससी तो हिंदू ही तो हैं, जब आपने हिंदू का रिजर्वेशन कर दिया और ये एससी का रिजर्वेशन, तो ये दोनों तो हिंदू ही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रिजर्वेशन कर दिया, एससी कोई रिलीजन थोड़ी है, एससी तो हिंदू के अंदर ही है, इसलिए एससी का रिजर्वेशन नहीं होगा। गांधी ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन ये रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा, इससे हमारी हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, गांधी ने ये कहा। और गांधी ने हड़ताल कर दी पूना जेल के अंदर, जेल में था, गांधी को अरेस्ट कर लिया था ना, इसलिए। तो गांधी की हालत जब खराब होगी तो अंबेडकर को थोड़ा डर लगा, तो अंबेडकर ने फिर बात करी और ये पूना पैक्ट हुआ, तो सीट कम हो गई और सेपरेट इलेक्ट्रेट को तो मना ही कर दिया गांधी ने। सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर दलित्स, दलित एससी को बोलते हैं ना, शोषित जो लोग हैं उनको बोलते थे पहले। तो सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग गांधी रिजेक्ट कर दी और मान भी ली फिर अंबेडकर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वोट, ये क्या होता है कि वोट डालने कौन जाएगा, रिजर्वेशन तो हो गया एससी का ये, और वोट डालने कौन जाएंगे, केवल एससी। आज कहीं रिजर्वेशन है किसी एमएलए एमपी की सीट पे, तो वोटिंग करने कौन लोग जाते हैं, सारे जाते हैं, 18+ सारे जाते हैं। वो होती है जनरल इलेक्ट्रेट, इलेक्ट्रेट का मतलब वोटर और जनरल का मतलब सब लोग, और यहां सेपरेट कर दिया, एससी के लिए रिजर्व होगी, वोटिंग भी एससी करेंगे। तो गांधी ने ये बात नहीं मानी, सेपरेट इलेक्ट्रेट गांधी ने नहीं माना, जो दलितों के लिए अंबेडकर ने मांग की थी। ठीक है, तो पूना पैक्ट हुआ 1932 में अंबेडकर गांधी जी के बीच में। ठीक है, इससे अगला पार्ट में चलते हैं अब। तो बच्चों थोड़ा सा और बच गया, फिर 2 मिनट का और है बस। इसके बाद क्या होता है बच्चों, पहले ये पढ़ लेते हैं, वो बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में, और ये फेल्ड मिशन था। क्रिप्स था ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो एक मिशन लेके आते हैं भारत को आजाद करने की प्लानिंग, लेकिन ये फेल्ड हो गया। इस फेल्ड मिशन के बाद गांधी ने फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, मुंबई से, बॉम्बे से शुरू किया ये। बॉम्बे में 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और गांधी ने कहा करो या मरो, डू और डाई। डू और डाई का जो स्लोगन था, ये नारा था, गांधी ने बॉम्बे से दिया था जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये चीज और है, ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है और 1 MCQ में भी, 2 मार्क्स में भी। भारत में ये कल्चरल नेशनलिज्म, देखो भारत माता की जो इमेज थी, भारत माता की इमेज सबसे पहले आनंद मठ में, सबसे पहले आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी, BC चट्टोपाध्याय बोलते हैं ना, चट्टोपाध्याय, बैनर्जी बोलते हैं,
बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये इमेज बनाई थी। इमेज का मतलब शब्दों में डाला था, वैसे जो इमेज जो बनाई थी ना फोटो, वो तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली में थे ये। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में इमेज बनाई थी फोटो। आनंद मठ में तो शब्दों में डाला था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इमेज क्रिएट की थी वर्बल, कि भारत माता हमारी माँ है, बेड़ियों में बंधी हुई है, हमें उसको आजाद करना है। आनंद मठ जो नॉवल था इसका बंकिम चंद्र चटर्जी का 1982 में आया था ये, इसमें भारत माता की इमेज बनाई थी, ठीक है। और वंदे मातरम जो स्लोगन था, वंदे मातरम जो गीत था हमारा, जो नेशनल सॉन्ग है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और वो 1870s में लिख दिया था उसने, लेकिन वो बाद में उन्होंने अपनी इस नॉवल में भी यूज कर लिया। 1870s में, 76 के आसपास कहते हैं, 76 में लिखा था, लेकिन 82 में जब ये नॉवल लिखा इन्होंने तो नॉवल में भी डाला। ये आनंद मठ में है वंदे मातरम, लिख दिया था पहले ही, ठीक है। और भारत माता की जो इमेज है, जो हम देखते हैं शेर के साथ हाथ में त्रिशूल लिए हुए, तिरंगा लिए हुए, वो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ये तो इमेज बनाई थी, ये वर्बल है, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी फ्लैग का भी जिक्र आता है। स्वदेशी झंडा था और एक गांधी का झंडा था। एक तो गांधी का फ्लैग, नेशनल फ्लैग, और एक स्वदेशी फ्लैग। स्वदेशी फ्लैग भी ट्राई कलर था, गांधी का भी ट्राई कलर था। स्वदेशी फ्लैग का सुन लो। स्वदेशी फ्लैग में रेड कलर था, येलो था और ग्रीन था। इसमें 8 लोटस थे। हमारे इंडिया में 8 स्टेट्स थे, ये मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी मिला के, पंजाब, ये सब राजस्थान। ये 8 लोटस का मतलब है 8 स्टेट 8 लोटसेस, 8 कमल के फूल थे। और इसमें क्रिसेंट मून था, एक आधा चंद्रमा था ऐसे। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए है। करवा चौथ, ईद का चांद, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के लिए चांद था उस झंडे में। ये तो स्वदेशी मूवमेंट का झंडा था वो। और गांधी जी का नेशनल फ्लैग था, वो 1921 में आया। उसमें रेड कलर था, रेड यहां भी था। उसमें ग्रीन था, ग्रीन यहां भी था। ये व्हाइट अलग है, बस व्हाइट और येलो अलग है। उसमें येलो था स्वदेशी में, गांधी का व्हाइट। गांधी जी की धोती सफेद है तो उसे याद रह जाएगा, व्हाइट था गांधी जी के नेशनल फ्लैग में कलर। और इसमें स्पिनिंग व्हील था, एक चरखा था। चरखे का सिंबल था भी सेल्फ हेल्प, अपनी खुद की सहायता खुद करो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया, सेल्फ रिलायंस। उसके बाद आता है नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री तमिलनाडु के थे। इन्होंने भी लोक कथाएं लिखी बहुत सारी, इसमें भी देशभक्ति की बातें थी। तो इससे देशभक्ति जागी, नेशनलिज्म आया इंडिया में। भारत माता की इमेज देख के, वंदे मातरम की आवाज सुन के, झंडे से, नेशनल फ्लैग से, स्वदेशी आंदोलन में अलग से झंडा बना, महात्मा गांधी का अलग से हुआ फिर। तो ये जो मदर फिगर बनी, भारत माता बनी, और जितनी भी चीजें बनी, इससे नेशनलिज्म आया इंडिया में। ठीक है बच्चों, ये था हमारा ये लेसन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।